Good evening, students. This is Kartar Singh here, and I welcome all of you on प्रयास EduHub एजुकेशन चैनल। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन हमारा फोनेटिक्स का, इसमें पूछ रहा है थिन। तो थिन का आपको फोनेटिक सिंबल बनाना है, तो थिन में टीएच जो है थे का साउंड देगा, और ये ई और ये न, थिन। तो यहाँ पर आंसर बी होगा। इन दो ऑप्शन को मत देखना आप लोग, आपके पास जो पेपर आया उसमें सही ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया है। थिन ये होता है, तो पहला टीएच पे अंडरलाइन कर रखा है, ये थे का साउंड होगा। ठीक है, अगला है लंग। लंग का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? तो ले, है ना, और अंग के लिए ये होगा, और ये अंग, लंग ये हो जाएगा। तो पहला ही आंसर हो जाएगा, बाकी को देखो ही मत, पहले में आंसर आ गया आपका ना, ए। फिर देखो एयर। एयर साउंड किस में है? PEAR, पेयर। पेयर यानी नाशपाती, तो इसमें आ गया। ये हायर है, आई, मूर, ऊ, रोर, ओ, तो आंसर ए ही हो जाएगा। फिर है क्या है? देखो, पे, टे, के, चे, फे, थे, से, शे और है, ये जो होते हैं वॉइसलेस होते हैं सारे, तो है भी वॉइसलेस में होगा। आंसर क्या कर देंगे आप इसके अंदर? ए कर देंगे दोस्तों, है ना। फ्लावर। फ्लावर का फोनेटिक ट्रांस क्या होता है? फे, ले, आवर, आवर, फ्लावर, ऐसे होगा। तो ये जो है ऑप्शन ये कर लेना। आपके पास नोट्स में तो ठीक है, यहां वो गलती से दे रखा है, इट्स फ्लावर। क्या होगा दोस्तों? फ्लावर होगा, फ्लावर, है ना। डी आंसर कर देना। आपके पास सही दे रखा था ऑप्शन, यहाँ ये कुछ तो मतलब शायद वहां से बनाया होगा, तो सिंबल बदल जाते हैं कई बार, इसलिए बदल गए होंगे। पेपर में तो सही था ये क्वेश्चन आपके। लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज। 5 क्वेश्चन ये फोनेटिक्स के हो गए। अब आगे देखो, लर्नर्स इंडिविजुअल एक्टिविटीज में कई बार खुद कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, पेयर वर्क करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, एंड होल क्लास वर्क, और पूरा क्लास वर्क करते हैं। बिकॉज दे, क्योंकि वे अनेबल द ऑलरेडी ओवरवर्क टीचर। बच्चे हमेशा बिजी रहते हैं पूरे क्लास में या ग्रुप में, ऐसे क्लास वर्क करते रहते हैं। इससे क्या फायदा होता है? जब खुद बच्चा काम करता रहता है, इन्वॉल्व रहता है, तो ये लर्नर्स जो है ओवरवर्कड नहीं, अनेबल द ऑलरेडी ओवरवर्क टीचर टू प्रिजर्व एनर्जी, हिज हैज एनर्जी, हिज होगा ना, हिज एनर्जी। जो बच्चे हैं वो खुद बिजी रहते हैं, तो क्या इससे ये फायदा होता है कि टीचर को रिलैक्स मिल जाता है। टीचर जो ओवरबर्डन होता है उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, उसकी एनर्जी प्रिजर्व हो जाती है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। ये उद्देश्य होता है क्या? नहीं, ये उद्देश्य नहीं होता। टीचर को फायदा पहुंचाने के लिए ये नहीं होता कि भाई बच्चों काम में लगा दो, टीचर अपने मजे करता रहे, आराम करता रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। afford the learners opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction। ये इससे जब आप एक्टिविटीज करवाते हो, पेयर वर्क करवाते हो, क्लास वर्क करवाते हो, तो अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज, इससे बच्चों को मौके मिलते हैं, अफोर्ड कर सकता है टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन। वो रियल लाइफ इंटरेक्शन कर सकता है। जब वो क्लास में बातचीत करता रहेगा बच्चों से ग्रुप के अंदर, तो रियल लाइफ में भी बात कर पाएगा। ये तो ठीक लग रहा है। प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। इससे लर्नर को क्लासरूम में रिलैक्स मिलता है? नहीं। हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन लैंग्वेज क्लासरूम। इससे एक एम होता है कि भाई आप क्लासरूम में अलग अलग तरह की वैरायटी केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अलग अलग दिखाना चाहते हो आप वैरायटी। नहीं, ये फायदा नहीं। अलग अलग एक्टिविटी करवाना चाहते हो, साथ साथ में बच्चों को आप इस लायक बनाना चाहते हो कि वो डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज कर सके, लायक बन जाए, वो इंटरेक्शन कर सके रियल लाइफ में। तो ये आंसर होगा बी। मेथड का क्वेश्चन है आपका। द सिम्टम्स ऑफ अंडर अचीवर। एक अंडर अचीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पहचानोगे क्लास में कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है? He will give wrong answers frequently, बार बार गलत आंसर देगा, सही बात है। He will show poor performance regularly in test, टेस्ट में उसके लगातार कम नंबर आएंगे। He will be uninterested in academic activities, academic activities में वो ध्यान नहीं देगा। ये सारी बातें सही हैं, all are correct, डी आंसर करेंगे। फिर देखो, एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो किसी को माफ़ी देना ये कोई वीकनेस नहीं होती, बल्कि ये तो एक स्ट्रेंथ होती है। आपको ना दूसरों को माफ करना आना चाहिए। वन सेल्फ टू बी कैरिड अवे बाय रिसेंटमेंट एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ वेंजेंस। कई बार क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है और हम बदला लेना चाहते हैं,
वेंजियंस यानी बदला लेना चाहते हैं, और हम बदला लेने के प्रति जल्दी कैरी अवे हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम चाहते हैं कि उससे बदला ले लें, लेकिन जो अच्छे महान लोग होते हैं वो ऐसे बदला नहीं लेते। जो ताकतवर लोग होते हैं वो समझते हैं चीज़ों को, और वो मतलब वेंजियंस की तरफ कैरी अवे नहीं होते, कैरी अवे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बल्कि वो शांत रहते हैं। इट टेक्स ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रिस्ट्रेन दोज पैशंस। अब इस तरह के जो पैशंस आते हैं आपके अंदर, आवेग आते हैं नफरत के, किसी को परेशान करने के, मारने के, पीटने के, उनको कंट्रोल करना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात होती है। कोई बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है गुस्से को, बदले की भावना को। द मैन हु फॉरगिव्स एन इंजरी, वो व्यक्ति जो लोगों की इंजरी को, आपके साथ किसी ने नुकसान किया और उसको आप माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू द मैन, वो उन लोगों से महान है हु रॉन्ग्ड हिम, जिनने उनके साथ गलत किया, एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम, है ना, जिन्होंने उनके साथ गलत किया उसको माफ कर दे, वो लोग महान होते हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। तो टू फॉरगिव एन इंजरी, किसी की इंजरी को माफ करना, है ना, किसी इंजरी को माफ करना क्या होता है? वीकनेस, स्ट्रेंथ, हेल्पलेसनेस, पैसिविटी, स्ट्रेंथ होती है ना, ये स्ट्रेंथ का साइन है। किसी को अगर इंजरी को माफ करते हैं तो वो स्ट्रेंथ का है, वीकनेस का नहीं है। इसको लोग वीकनेस मानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? स्ट्रेंथ है। तो आंसर बी करेंगे। द एक्सप्रेशन पैशन रेफर्स टू, पैशन का मतलब आपके अंदर जो पैशन आते हैं ना, भाव, गुस्से के, नफरत के, उनके लिए। फीलिंग बिटर एंड हेटिंग, यहाँ इस वाले पैसेज में नफरत और कड़वे भाव है जिनसे आप बदला लेते हो। पैशन का मतलब यहाँ पर ये है। द फ्रेज कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब क्या है? कैरी अवे मतलब लुभाना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, इन्फ्लुएंस करना, ये फ्रेजल वर्ब है। सी आंसर करेंगे। द वर्ड वेंजियंस, वेंजियंस मतलब बदला होता है, तो रिवेंज, डी आंसर कर देंगे। अपोजिट ऑफ शेम, शेम यानी शर्म होती है, इसका ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम। तो शर्म, डिसग्रेस भी शर्म होती है, ऑनर यानी सम्मान देना, और शेम यानी शर्म करना, तो ये ऑपोजिट लग रहा है। ह्यूमिलिएशन, ये भी शर्म होती है। एम्बेरसमेंट, ये भी शर्म होती है। ये तीन तो इसके सिनोनिम है, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट, और ऑनर जो है ये इसका ऑपोजिट है। आई एबल टू यूज द कार अनलेस समवन मेंट्स द पंक्चर, अनलेस यानी होता है यदि नहीं, यदि नहीं, इफ नॉट, यदि कोई कार का पंक्चर मेंड नहीं करता, अगर कोई पंक्चर की मरम्मत नहीं करता, तो मैं उस कार को यूज नहीं कर पाता, ये भी नेगेटिव आएगा। अगर कोई मेरी कार को पंक्चर को मेंड, उसको पंक्चर नहीं निकालता, सही नहीं करता, तो मैं कार यूज नहीं कर पाता। नोट वाला सेंटेंस आएगा, आई विल नॉट बी, मैं। और पहली कंडीशन है देखो, अनलेस के बाद मेंड में फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। शैल दे रखा है लेकिन नॉट नहीं दे रखा, इसलिए आंसर आपका ये वाला होगा, क्योंकि अर्थ जो है नेगेटिव है, तो सी आंसर करेंगे, भले ही शैल दे रखा हो चाहे उसमें। इफ आई, फिर कंडीशनल सेंटेंस है, और आई वुड, या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इससे पहले वाले में सेकंड फॉर्म आएगी, या सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या लगाएंगे आप? वर। इफ आई वर द प्रिंसिपल, आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे आप, ठीक है ना। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। लेस्ट, लेस्ट आ गया तो मॉडल शुड यूज होता है, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, बी करेंगे। द ट्रेन इज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट है। सो यू ड्राइव वेरी फास्ट, तुम्हें बहुत गाड़ी तेज चलानी चाहिए, चलानी चाहिए नहीं, ट्रेन लेट है तो तुम्हें गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। ट्रेन बहुत लेट है, आराम से चलो, गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट, यू नीड नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, बी आंसर करेंगे। द क्लाउड्स आर वेरी डार्क, बादल बहुत घने हैं। एंड इट इज थंडरिंग ऑल्सो, और बिजली भी कड़क रही है। सो इट रेन टुडे, इसलिए आज बारिश होने की संभावना है। मे, पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है, कारण दिए हुए हैं, फिर संभावना हो तो मे होता है। मस्ट मत कर देना, ऐसे लग रहा है सेंटेंस देख करके कि मस्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। और जो भी चीजें नेचुरल होती हैं, जो भगवान के कंट्रोल में है, प्रकृति के कंट्रोल में, इंसान के कंट्रोल में नहीं है, हम उसके लिए प्लान नहीं कर सकते, तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है।
इसलिए से मस्ट यूज मत कर देना। ये सेंटेंस आपको मस्ट की तरफ लेके जाएगा कि आप मस्ट लगा दो, लेकिन होगा इसमें मे, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। बादल हैं, कड़क रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, बारिश हो सकती है। जो मे होता है वो यूज होता है, आप ये कहें कि मे का हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी के लिए, है ना। अब इसमें फैक्चुअल फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है, तो इसमें मे का यूज करेंगे। ए, ही सेड आई विल कम अगेन, आई का आप ही करेंगे, है ना, ही सब में है, और विल का वुड करेंगे, तो विल का वुड देखो यहीं दे रखा है आंसर, तो आंसर क्या करेंगे इसका, आप डी करेंगे दोस्तों। ये फिर एक देखो क्वेश्चन है किसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ही सेड टू द टेलर, उसने टेलर से कहा मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, तो दिस दैट में होगा, दिस दैट में केवल देखो एक में ही दे रखा है, इसलिए आंसर आपका इसमें आप सी कर देंगे। He sold the car hurriedly yesterday. The underlined words expresses adverbs of. ये किस तरह के एडवर्ब है, आप अगर hurriedly को देखें तो जल्दबाजी से कार उसने बेची, किस तरह से बेची, जल्दबाजी से, तो मैनर है, और कब बेची, yesterday, ये टाइम है, तो मैनर एंड टाइम, तो आंसर आप क्या करेंगे, ए करेंगे दोस्तों। मोहन सिंग्स, मोहन गाने गाता है, वेल, अच्छे गाने गाता है। गुड, मोर, मैनी, ये जो है तीनों एडजेक्टिव्स हैं, और यहाँ पे मोर और मैनी जरूरत भी नहीं है। गाना गाता है अच्छे से, ये वेल जो है एडवर्ब है, जो वर्ब सिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए चाहिए तो गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। अगर मोहन अच्छा होता तो गुड आ जाता, गाता अच्छा है इसलिए इसमें वेल आएगा, डी करेंगे। ही केम द नाइट, वह रात को आया, तो समय की बात कर रहे हो, नाइट से पहले द लग रहा हो तो इन आता है, इन द नाइट। केवल नाइट होता तो एट नाइट आता, फिर एट का यूज करते। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन मी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आस्क वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो बीच में ऑफ लगाते हैं। अगर मी पहले आता और एक क्वेश्चन बाद में आता तो फिर न तो ऑफ लगता है, ना कुछ और टू लगता है, ना फोर लगता है, फिर नो प्रपोजिशन आता है। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, फिर कुछ नहीं आता। बट एक क्वेश्चन को पहले लिख देंगे, मी को बाद में लिखेंगे, तो बीच में फिक्स है, ये ऑफ लगता है। ए आंसर करेंगे दोस्तों। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स नेचर इन हिज पोएट्री, वर्ड्सवर्थ अपनी पोएट्री में नेचर को डिस्क्राइब करता है, तो डिस्क्राइब वर्ब ऐसी है जिसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आता। ऐसा लगता है कि अबाउट लगा दें, ऑफ लगा दें, लेकिन नहीं आएगा। आपने जिन्होंने अबाउट किया होगा वो अर्थ करके किया होगा, क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि वर्ड्सवर्थ यहाँ नेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब का मतलब भी ये होता है किसी चीज के बारे में बताना, समझाना। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद जो है वो प्रपोजिशन यूज नहीं होते हैं। देखो इन सब काम के लिए काम करना, आप मेरे ही नाम से जब सर्च करेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको नो प्रपोजिशन की क्लास मिल जाएगी, आपको वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन की क्लास मिलेगी, ठीक है ना, और आपको जो है वो एक फिक्स प्रपोजिशन की क्लास मिलेगी। आप जरूर उन क्लास को देखें, डाउनलोड करें, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ उनको जरूर पढ़ें एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना। मैंने हर टॉपिक पे आपके टेंस के, वॉइस के, इनके क्वेश्चंस करा रखे हैं, उनको भी देखें। सारी वोकैब करवा रखी है क्वेश्चंस की, वो देख लें। सारे मेथड्स करवा रखे हैं, आप वो भी देख लें। अब इनको अच्छे से देख लें, आपको बहुत मजा आएगा, आपके इस एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अलग से कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ क्लासेस की डाल रखी है, पेपर सबके डाल रखे हैं, वो जरूर देख लेना, उसमें ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, इन सभी आर्टिकल्स की जो कीमत है, रीजन वो बढ़ चुकी है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, कीमत बढ़ी है, आर्टिकल्स नहीं बढ़े हैं, है ना, तो रीजन हैज हैव आएगा, और चूंकि कीमत सिंगुलर है तो हैज आएगा। आर्टिकल्स का हैव आता चाहिए था, लेकिन बढ़ी क्या है, आर्टिकल बढ़े, कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी, तो ऑफ से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो यहाँ हैज यूज होगा। फिर देखो ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है ए वैरायटी ऑफ। ए वैरायटी ऑफ से जब कोई सब्जेक्ट होता है प्लूरल आता है, और वर्ब भी प्लूरल आती है। अगर द वैरायटी ऑफ होता तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आती। ए वैरायटी ऑफ हो तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आती है। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, और प्लूरल वर्ब जो है यहाँ पे चार्म है, बी आंसर करेंगे। सिंगुलर वर्ब चार्म्स होती है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, ये उसका इकलौता नॉवल है दैट वर्थ रीडिंग। अब देखो इकलौता, एक ही नॉवल है,
है ना। तो एक ही नोवेल है तो बात सिंगुलर की हो रही है। देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें तीन नियम है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। नोवेल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। वन ऑफ इज नोवेल्स दे रखा हो तो भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन ओनली वन ऑफ आ गया, केवल एक ही नोवेल है पढ़ने लायक, तो फिर तो सिंगुलर आएगी। ओनली वजह से फिर एक पर जोर हो गया। अब नोवेल्स के हिसाब से नहीं, केवल एक ही नोवेल है जो कि पढ़ने के लायक है, तो इज यूज होगा इसमें, ऐसा होगा। आफ्टर ऑल द पीपल, ये टेंस का क्वेश्चन है। माई सर्वेंट्स द प्लेस। अब देखो लीव और क्लीन की बात हो रही है, तो आप सेंटेंस समझें। जब सब लोग चले गए, मेरे नौकर ने जगह को साफ कर दिया। तो पहले लोग गए होंगे, बाद में जगह साफ की होगी, तो पहले काम हुआ होगा जाने का, तो वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में काम हुआ वो पास्ट सिंपल। दो घटनाएं होती है ना पास्ट की, तो पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल। तो इसमें हैड लेफ्ट और क्लीन्ड, बी आंसर करेंगे आप, है ना, बी कर देंगे। आई फॉर यू एट द यूजुअल टाइम टुमारो। मैं कल तुम्हारा उसी यूजुअल टाइम पर क्या कर रहा हूँ, वेट। तो टुमारो आ गया एट दिस टाइम, एट द यूजुअल टाइम। तो जब दोनों चीज जुड़ती है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। तो आई के साथ शैल बी वेटिंग, आंसर आप सी कर देंगे, आई शैल बी वेटिंग। आउल्स एट नाइट। अब देखो ये एक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो उल्लू होते हैं वो रात को उड़ते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। आउल्स प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्लाई, है ना। तो आंसर डी कर देंगे। अगर आउल होता तो फ्लाइज होता। फिर आई रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सिंस 4 प्लस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, और ये एक्सरसाइज करने की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। मैं 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हैव बीन टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है। ये अब ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आ गए। एफर्मेटिव से क्या बनाना है अपने को, नेगेटिव बनाना है। एवरी मैन हैज हिज फीलिंग्स। हर आदमी की कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ असफलता होती है। तो ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसकी फीलिंग ना होती। देयर इज नो वन, देयर इज नो मैन हु हैज नो फीलिंग्स। हर आदमी की फीलिंग्स होती हैं। देयर इज नो मैन हु हैज नो फीलिंग्स, ऐसा कोई नहीं है जिसकी फीलिंग्स ना होती हो। तो डी करेंगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जरूर पढ़ना इसके लिए। व्हाट डज इट मैटर। अब व्हाट डज इट मैटर आ जाए तो इफ यू लूज, इफ आ गया, क्या फर्क पड़ेगा हम हार भी गए तो, इट डज नॉट मच मैटर, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर इफ यू लूज। इसमें व्हाट डज को आप जो है इट डज नॉट मैटर करेंगे, है ना, जैसे पढ़ा हुआ आपने। तो व्हाट इफ वी हैपन टू बी लेट, क्या हो जाएगा लेट भी हो गए तो, इट डजंट हैपन, कुछ भी नहीं होगा, डजंट मैटर, कुछ भी नहीं होगा। इट डज नॉट मैटर इफ यू लूज, भी करेंगे आंसर। लिसन एंड आई विल टेल यू। देखो ये एंड से दो सेंटेंस जुड़ रहा है। पहले ये अपना इंपरेटिव सेंटेंस है, फिर एंड आ गया, फिर फ्यूचर सिंपल आ गया। ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स बनाने की कह रहा है। इफ से बनेगा। एंड दे रखा हो बीच में तो पॉजिटिव कंडीशन होती है, और दे रखा हो तो नेगेटिव कंडीशन होती है। तो इफ यू लिसन, यदि तुम सुनोगे, आई विल टेल यू ऑल, तो मैं तुम सबको बताऊंगा, यही होगा इसमें। इफ से बना देंगे और पॉजिटिव कंडीशन बनाएंगे, ए आंसर से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है भाई, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया तो पहले प्रेसिडेंट आएगा, द प्रेसिडेंट, और इज अपॉइंटेड है तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर आप क्या कर देंगे, बी कर देंगे इसके अंदर। ए मीटिंग वॉज कन्वेंट, ये फिर पैसिव वॉइस का है, वॉज कन्वेंट, एक मीटिंग बुलाई गई प्रिंसिपल के द्वारा, तो प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई। द प्रिंसिपल कन्वेंड, सेकंड फॉर्म आएगी, द प्रिंसिपल कन्वेंड अ मीटिंग, ए में दे रखा है, आंसर आपका ए हो जाएगा। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, तो हैज स्टोलन आ गया तो हैज बीन स्टोलन देखना है। इज स्टोलन, हैज बीन स्टोलन, हैज बीन दो में है, लेकिन माई सूटकेस शुरू में आएगा तो यहाँ माई सूटकेस नहीं, समवन है तो माई सूटकेस आएगा। माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाई समवन, वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अब चारों ऑप्शन में देखा जाएगा तो आंसर अपना डी ही होगा। इसलिए फिर आप हैज बीन स्टोलन भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी शुरू में आ गया, है ना, तो इसमें ज्यादा गलती थी, तो आंसर आप डी करेंगे इसमें। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया, डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। टुमारो आ रहा है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, टुमारो, टुमारो इसमें लिखा है नहीं, द नेक्स्ट डे, तो आंसर क्या कर देंगे आप, डी कर देंगे दोस्तों। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, ये वन वर्ड है, कई बीवियां रखना, पोलीगैमी होता है, पोलीगैमी,
दो बीवी रखना बाइगैमी, एक बीवी रखना मोनोगैमी, पोलीगैमी। वन हु इज ग्रीडी, वो जो व्यक्ति लालची होता है उसको हम बोलते हैं एवरिसस, एवरिसस यानी लालची। ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये जानवर होते हैं जो मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, उनको बोलते हैं। ए पोस्ट विदाउट रिन्यूमरेशन, एक ऐसी पोस्ट जिसमें पैसा नहीं मिलता, ऑनरेरी पोस्ट होती है, तो ऑनरेरी पोस्ट है ना, अवैतनिक पद। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप अपने देश के एम्पायर को बढ़ाना चाहते हैं, आप खूब बड़ा एम्पायर करना चाहते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म होती थियरी ए, इंपीरियलिज्म। हैप्लेस मतलब दुर्भाग्यशाली, इसका एंटोनिम विलोम शब्द बताना है तो लकी, लकी यानी भाग्यशाली। हैप्लेस यानी दुर्भाग्यशाली और लकी यानी भाग्यशाली। इनडिफरेंस यानी होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटोनिम्स इसका विलोम शब्द बताना है जिससे फर्क पड़ता है, जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिसको फर्क पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। बाकी देखो इनडिफरेंस का सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन मतलब तो अच्छा सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, वो इसका ऑपोजिट नहीं होगा। इनडिफरेंस यानी जिसको फर्क नहीं पड़ता, नेचुरलिटी भी फर्क नहीं पड़ते, सिनोनिम है। डिफरेंट इसका ऑपोजिट नहीं है, डिफरेंस होता तो होता, बट ये इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए आपका होगा रिस्पॉन्सिवनेस, ए आंसर करेंगे आप। एक्सपेंड यानी होता है बढ़ाना, और एंटोनिम पूछ रहा है तो कंडेंस यानी संकुचित करना, है ना, कंडेंस, तो सी आंसर करेंगे। एक्सोडस यानी एक साथ बहुत सारे लोगों का बाहर जाना, एक्सोडस एक साथ खूब सारे लोगों का देश छोड़ के बाहर भागना, और एक साथ खूब सारे लोगों का किसी देश के अंदर आना इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स नहीं दे रखा हो तो होम कमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों वर्ड आ गए तो इनफ्लक्स प्रॉपर वर्ड है। एक्सोडस का जो प्रॉपर ऑपोजिट है वो इनफ्लक्स होता है। एक्सोडस यानी एक साथ बहुत सारे लोगों का देश छोड़ के बाहर जाना, और किसी दूसरे देश के बहुत सारे लोगों का एक साथ अपने देश में आना, दैट इज इनफ्लक्स, और जाना एक्सोडस, सी होगा। विंडिकेट यानी होता है किसी को आरोप से मुक्त कर देना, एक्विट कर देना, फ्री कर देना। सिनोनिम पूछ रहा है इलेबोरेट, बढ़ा चढ़ा के बताना, आर्ग्यू तर्क तर्क, जस्टिफाई, भाई ठीक है तुम्हारा जस्टिफाई मिल गया, तुम नहीं हो, तुम सही हो, तुम्हारे पर आरोप से मुक्त किया जाता है, न्याय मिल गया आपको, जस्टिफाई होगा, है ना। विंडिकेट यानी एक्विट भी होता है, बहुत अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, एक्विट, आरोप मुक्त करना, फ्री कर देना किसी को। प्रपिसस, प्रपिसस यानी प्रॉपर जो होता है, उपयुक्त, फेवर, फेवरेबल। प्रपसिसस, प्रपिसस बोलते हैं इसको ना, प्रो नहीं बोलते, प्र। अफ्रंट यानी होता है फ्रंट, अफ्रंट, अफ्रंट यानी बेइज्जती का सामना करना, शेम फील करना, कोई ऐसी बात हो जाए आपके साथ कि आपको फिर लज्जित महसूस करना पड़े, अफ्रंट। सिनोनिम पूछ रहा है एग्जाइल, छोड़ के जाना, कंटूर, इरप्शन, फूट पड़ना, इंडिग्निटी, डिग्निटी होता है सम्मान, इंडिग्निटी यानी बेइज्जती, तो सिनोनिम पूछ रहा है इसका तो इंडिग्निटी हो जाएगा, डी करेंगे। इंटीमेट यानी होता है बहुत क्लोज, सिनोनिम पूछ रहा है तो यस, इंटीमेट फ्रेंड्स, इंटीमेट होना, बिल्कुल क्लोज होना, बी। माई प्लेन इन 5 मिनट्स, मेरा प्लेन जो है 5 मिनट में, फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है टेक ऑफ, उड़ने वाला है, तो टेक ऑफ आएगा कि टेक्स ऑफ आएगा, माई प्लेन सिंगुलर है तो टेक्स ऑफ आएगा, मेरा प्लेन 5 मिनट में उड़ने वाला है, टेक्स ऑफ। आई द बुक इन एन आवर, मैं 1 घंटे में बुक को क्या किया, रन आउट, रन ओवर, रन थ्रू, रन थ्रू। रन थ्रू होता है शुरू से लेके लास्ट तक पेज को जल्दी जल्दी से पढ़ लेना, रन थ्रू, रन थ्रू यानी बहुत जल्दी जल्दी। गो थ्रू यानी होता है आराम से पढ़ना, रन थ्रू यानी जो लास्ट के एग्जाम टाइम में 2-4-5 घंटे बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, फटाफट फटाफट पढ़ते हो आप लोग, वो रन थ्रू होता है। तो आई रेन थ्रू सेकंड फॉर्म है, मैं जल्दी जल्दी मैंने 1 घंटे में किताब पूरी पढ़ ली, भागते तेजी। यू मस्ट द हाउस बिफोर यू बाय इट, तुम्हें घर खरीदने से पहले एक बार हाउस को क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए, विजिट करना चाहिए, उस जगह पे जाओ जहाँ घर है, कैसा मकान बना है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, किस जगह पर है, सब चीज़ देखो एक बार जा करके, तो ध्यान से देखना, एग्जामिन करना, सी ओवर होता है, सी ओवर। सी ऑफ यानी किसी को छोड़ने जाना, सी थ्रू यानी किसी चालाकी समझ लेना ना, तो सी ओवर होगा, ध्यान से जाके समझना, देखना, एग्जामिन करना, चेक करना, किसी साइट पे जाकर के वास्तविक स्थिति को देखना, तो ए होगा।
आई वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, ये पहले फ्रेजल वर्ब के आ गए, अब ये ईडियम्स के क्वेश्चन आ गए। इन अ ब्राउन स्टडी मतलब होता है रेगुलर पढ़ाई ना करना, इरेगुलर कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, तो एब्सेंट माइंडेड है ना, बिल्कुल एब्सेंट माइंड है, कभी पढ़ते पर समझ लिए फिर पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया, फिर पढ़ लिए फिर दिमाग चला गया, इसे बोलते हैं ब्राउन स्टडी है ना, अच्छी स्टडी नहीं मानी जाती है, एब्सेंट माइंडेड पढ़ाई मानी जाती है। टू कट द गोडियन नॉट, कट द गोडियन नॉट, गोडियन नॉट एक 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 किस्मत, मतलब एक गांठ है, गोडियन नॉट जो बहुत मुश्किल से गांठ थी, वो गोडियन राजा बांधी उन्होंने कि कौन उस नॉट को खोल सकता है। फिर एलेजेंडर आए और उन्होंने उस गांठ को तलवार से काट दिया और सॉल्व कर दिया, कठिन समस्या को 1 मिनट में खत्म कर दिया। तो टू कट द गोडियन नॉट, ये कठिन समस्या को खत्म करना होता है। टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, बी आंसर हो जाएगा। द शॉपिंग मॉल इज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी, शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो वहां बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत बिजी प्लेस होता है, बी हाइव बिजी प्लेस, बिजी प्लेस। आंसर क्या करेंगे आप, ए करेंगे दोस्तों। The officer was in the soup when there was a raid in his office. ऑफिसर जो है was in the soup, जैसे गरम गरम सूप में कोई गिर जाए तो परेशानी है, तकलीफ है, तो ऐसे ही जब अचानक वहां पे कोई रेड पड़ गई तो ऑफिसर जो है वो मुसीबत में पड़ गया, इन द सूप। तो टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ गया, या सूप पीना तैयार करना नहीं, मुसीबत में पड़ जाना। इडियम्स के शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं, वास्तविक अर्थ अलग होते हैं। अब ये है आपका क्लोज एनालिसिस का टॉपिक। द ड्राइवर अपीयर्ड इंटॉक्सिकेटेड, ड्राइवर इंटॉक्सिकेटेड लग रहा था, ड्राइवर सब्जेक्ट है, अपीयर्ड वर्ब है, और ड्राइवर कैसा लग रहा था, इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड कौन था, ड्राइवर, ड्राइवर इंटॉक्सिकेटेड था, नशे में, तो ये ड्राइवर की बात हो रही है, तो एस वी सी होगा इसके अंदर। एस वी कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, ये जो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का है, ड्राइवर के लिए बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, एस वी सी। और ये सी जो है ना, कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट के बाद हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सीधा वर्ब के बाद हो तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात करता है। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है द चाइल्ड, वॉज स्लीपिंग वर्ब है, कहाँ सो रहा था, बेड पे, तो कब कहाँ कैसे के जवाब देते हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, यस आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए ही हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब एक ये पोयम है, उस पोयम में देखो पहले राइम स्कीम पूछ रहा है, तो राइम स्कीम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, केयर, इसको नाम ए दे दिया, और स्टेयर में भी एयर, केयर में भी एयर, दोनों सेम है तो ए। बाउज, आउज, आउज ये बी है, और काउज में भी आउज है, ये बी है, तो ए बी बी, ए बी बी। आंसर क्या कर देंगे इसका, सी कर देंगे। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन, सेकेंड और थर्ड लाइन में कौन सा डिवाइस है, देखो सेकेंड लाइन में स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड एंड स्टेयर, और थर्ड लाइन में बिनीथ और बाउ, बिनीथ और बाउ, स्टैंड और स्टेट, तो ये क्या हो गया, एस एस बी बी, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या बोलते हैं इसको, एलिटेशन हो गया, एलिटेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लिंक सोनेट, लिंक सोनेट किसे कहते हैं, लिंक सोनेट होता है स्पेंसिरियन सोनेट। तीन तरह के सोनेट होते हैं मेनली, एक पेट्रार्कन सोनेट, एक शेक्सपियरियन सोनेट, और एक स्पेंसिरियन सोनेट। तो स्पेंसर क्या करता है, उसकी राइम स्कीम होती है सोनेट की, जो पहला क्वार्टरन होता है वो ए बी, और दूसरा जो क्वार्टरन होता है वो बी से शुरू होता है, बी सी। इसकी लास्ट लाइन और अगले स्टेंजा की पहली लाइन ये आपस में लिंक करती है। फिर तीसरा स्टेंजा होता है सी से शुरू होगा, सी डी, तो ये इससे लिंक करेगा, और फिर लास्ट में इसमें आता है जी ई। तो बस ये हो गया आपका स्पेन सोनेट। शेक्सपियर में क्या होता है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। अगला देखो, हु इंट्रोड्यूस पिंड्रिक ऑड इन इंग्लैंड, तो अपने ओड के नोट्स पढ़ना। पिंड्रिक ऑड किसने इंट्रोड्यूस किया था, पिंड्रिक ऑड किया था इंडिया इंग्लैंड के अंदर बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन लेकर आया था, सी, ये फैक्ट है जो याद करना पड़ेगा आपको। न्यू क्लासिक इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो न्यू यानी नया और क्लासिक यानी पुराना, तो दो ऑपोजिट वर्ड को साथ में लिखना, टू ऑपोजिट वर्ड्स को,
ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में लिखना ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। तो आंसर आप क्या करेंगे इसका? ए करेंगे दोस्तों। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर लैंग्वेज की आत्मा होती है। ये जो विचार है किस चीज की फिलॉसफी, कौन से मेथड की फिलॉसफी है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो ग्रामर को बहुत इंपॉर्टेंट मानती है। तो डी करेंगे आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में पढ़ाने की यूनिट क्या होती है? तो मैं पहले बताया था, लोग कंफ्यूज होते हैं, कई पासबुक गाइड से पढ़ते हैं। तो भाई देखो, पढ़ाने की यूनिट जो होती है इंग्लिश में, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो, दोनों में ही सेंटेंस होती है, सेंटेंस। तो यहां पर आप आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे, सेंटेंस होगा, चाहे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो। हु सेज, कौन कहता है कि स्ट्रक्चर मेथड एक मेथड नहीं है, ये एक अप्रोच है और कोई भी मेथड इस अप्रोच साथ में यूज किया जा सकता है। ये बात CS भंडारी साहब ने कही थी। तो आंसर इसका आप ए करेंगे। लैंग्वेज टीचर्स मेजर रोल इन ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड में टीचर का क्या मेजर रोल होता है? ऑडियोलिंगुअल मेथड में सारा रोल टीचर का ही होता है। टीचर इंग्लिश के डायलॉग्स बनाता है, क्लास में बोलता है, पढ़ता है, बच्चे उन डायलॉग्स को सुनते हैं, ठीक है ना, और उसको कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो एक तरह से टीचर जो होता है वो रोल मॉडल की तरह होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडल होता है। वो जैसा बोलेगा बच्चों को वैसा ही का वैसा ही बोलना है। तो एक मॉडल के रूप में होगा टारगेट लैंग्वेज का। ए आंसर करेंगे। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, आप बच्चों को अगर बोलना सिखाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सिखाना चाहते हैं, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी करवाएं? पहला कह रहा है फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, कि बच्चा उस इंग्लिश को काम में लेवे। यस, करानी चाहिए, काम में तो लेना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन, समाज में, सोशल सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसे करे, बड़ों से कैसे बात करे, छोटों से बात करे, किस मौके पर कैसी चीजें बोले, क्या वो भी सिखाया जाना चाहिए? यस, वो भी सिखाया जाना चाहिए। तो बी भी होगा, ए भी होगा। तो आंसर कर देंगे आप बोथ, ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखना। ये एक्टिविटी करवानी पड़ती है, तो ये बेस है एक्टिविटी के ऊपर। आंसर आप क्या कर देंगे? बी। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और पेपर आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। चाओ।